हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो आप लोग। और भाई लोगों क्या हाल चाल, बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राम राम, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। हाँ सर, आज मैथ की लास्ट क्लास है क्या? यस, आज बेसिक मैथ की लास्ट क्लास है। तो आज एक्चुअल में आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होनी है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बेटा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, ओके, वालेकुम सलाम बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, प्रणाम बेटा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग बस, थैंक यू सो मच, वालेकुम सलाम बेटा। चलो वॉइस, ये चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो भाई आज के लेक्चर में क्या क्या कवर होना है वो मैं आपको बता दूं। आज का लेक्चर स्पेसिफिकली इंटीग्रेशन को कवर करेगा, तो इंटीग्रेशन हमें यहां पे निपटाना है। चलो बहुत बढ़िया। मैंने फोन कर लिया है साइलेंट और हो गए हैं हम चालू। ठीक, तो भाई इंटीग्रेशन होना है, बट कल के कुछ डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट बाकी हैं, ठीक है ना। और वैसे भी इंटीग्रेशन में ज्यादा 1 घंटा लगना है, बस ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा इंटीग्रेशन में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें आती हैं। तो हम पहले डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे वाले, और फिर निपटाएंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो ठीक, तो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग बेटा, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा अब फटाफट फटाफट 45 सेकंड का टाइम और स्टार्ट हो जाएगा पोल, और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है ABCD वाले, ठीक है। बस आप बता दो मुझे कि ये क्या होना है। बता रहे हो? देखो छोड़ दिया मैंने आपको 45 सेकंड के लिए। पोल स्टॉप्ड, अच्छा भाई, पोल हो गया स्टॉप, ठीक है। और कुछ आंसर आए नहीं। ए ऑप्शन, अरे ऑप्शन छोड़ो, मैंने बस टाइम दिया था, तुम तो मुझे आंसर बताओ। तुम लोग तो बस मुझे भाई आंसर बताओ कितना है। नाइन, तुषार थैंक यू बेटा। 11/8, 7 प्लस 11/8, 11, ओके। चलो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया, तो मैंने 45 सेकंड बस टाइम दिया था आपको। ऑप्शन ऑप्शन तो कुछ थे नहीं, ठीक। देखो इस टाइप के सवाल में देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसने बोला है कि x इज इक्वल टू 2 पे, किस पे?
x इज इक्वल टू 2 पे आप dy बाई डी एक्स बताइए। तो पहले तो ये देखो जहां पे x इज इक्वल टू 2 है वहां पे y भी तो कुछ होगा, ठीक। और डिफरेंशिएशन में यहां पे y भी आ सकता है क्योंकि y की दो टर्म है, ठीक है ना, y खत्म नहीं होगा, यहां पे y आ सकता है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं, पहले इसमें x की वैल्यू 2 डाल लो, तो 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 2y माइनस वाई स्क्वायर और कितना हो गया 8 और 9 17 माइनस 5 ये हो गए प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहां पे ये जो इक्वेशन बनी ये बनी वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अगर इसके आप फैक्टर करो तो वाई स्क्वायर माइनस 3 पंजे 5y, ठीक है ना, और प्लस के 3y प्लस 15 करके ऐसे ये हो जाएगा। तो y अगर कॉमन लेंगे तो यहां पे y माइनस 5 होगा और यहां 3 कॉमन लेंगे माइनस 15 है, ये माइनस का 15, तो 3y और माइनस का ये 15 होगा इज इक्वल टू 0 ऐसे। तो इसमें से y कॉमन ले लिया तो ये y माइनस 5 हो गया, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो ये y माइनस 5 हो गया। देखो फैक्टर करके दिखा रहा हूं मैं, तो y की वैल्यू आई माइनस 3 और प्लस की 5, ये y की वैल्यू क्या आई प्लस की 3 और माइनस की 5। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या करना है इसमें, ठीक। तो मुझे इतना पता है कि भाई x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना, एक तो पॉइंट हो गया 2 कोमा माइनस 3, एक हो गया 2 कोमा 5, इन दो पॉइंट्स पे मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहां पे dy बाई डी एक्स कर दो, ठीक है। तो इस पूरे का डिफरेंशियल कर दो, तो 2y का डिफरेंशियल तो 2 हो गया माइनस 2 इंटू डी वाई बाई वाई है ना अकेला, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, और माइनस का इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे और इसको y मानेंगे तो ये माइनस 1 आएगा, इसको करेंगे तो ये प्लस का 3x स्क्वायर आएगा और ये 0 आएगा और ये तो 0 है ही, ठीक है। तो आप ये देखो यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं तो दिस इज 2 माइनस 2y, ठीक है ना, और ये माइनस का 1 और प्लस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया आपका 3, इस चीज को अगर हम उधर ले जाएं तो 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये आ गया भाई, 1 उधर जाके प्लस हो जाए ये माइनस हो जाएगा और माइनस का 2 माइनस 2y हो जाएगा और ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहां पे इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे, दिख रहा है 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2y, भाई राइटिंग समझ में आ रही है क्या, हेलो राइटिंग समझ में आ रही बेटा, है ना। बस तुम लोग हैंड राइटिंग पे भी बहुत चेचे पैपे करते हो, ठीक है भाई, हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए। तो यहां पे आप खुद देखो, एक तो 2 और माइनस 3 पे वैल्यू निकालनी है, 2 और माइनस 3 पे, ठीक है ना, एक 2 और 5 पे वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे dy बाई डी एक्स की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो क्या आएगी, ठीक है। पहली वैल्यू क्या आएगी, यहां पे 1 माइनस 3x स्क्वायर यानी के 2 दूनी 4, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस का ये 2 प्लस 6, तो माइनस का 11 बाई 8 हो गया एक तो। चलो दूसरा भी देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, इसमें 2 एंड 5 लगाएंगे तो 1 माइनस 3 इंटू 4, ठीक है, तो ये तो माइनस का 11 ही हो गया, और 2 माइनस 2 इंटू 5, 2 माइनस कितना हो गया 10, तो ये हो गया माइनस का 8, तो एक हो गया प्लस का 11 बाई 8, तो प्लस का 11 बाई 8 और माइनस का 11 बाई 8। भाई सवाल इसलिए कराया है, ठीक, कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सही नहीं किया था। चलिए कोई बात नहीं, और भी है कॉम्प्लिकेटेड ओपी, अब कुछ तो होगा ना, कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही, मैं पढ़ा रहा हूं भाई, ऐसे थोड़ा ही है, ठीक है। अब ये वाले टाइप के सवाल, मैंने क्या कहा था, मैं आपको डिफरेंशिएशन के वो वाले सवाल कराऊंगा जो यूज होंगे, ठीक है ना। ये रहा लो पोल, अच्छा शो रिजल्ट के बाद खत्म नहीं होता क्या ये,
ये लो कुछ भी डाल देते हैं। ये लो शो रिजल्ट होके खत्म हो गया ये। अब नया पोल लेते हैं। नए पोल में मैं आपको इस सवाल के लिए दे रहा हूं 60 सेकंड। ये लो, बी सी ए नहीं आता सर, नहीं हो पा रहा है। भाई तुषार कहां चले गए? गौरव जोशी, सात्विक, क्रिश, सिसोदिया, अच्छा। आर्यन नहीं आता सर, आसिफ अली नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अच्छा 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 बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। डी आ गया, अच्छा चलो, हो गया पोल। हाँ, ये लो भाई, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है और ये है 10.47% लोगों का। ठीक है ना? करना क्या है देख लो। बोल रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक क्यूब अगर हम लें, ठीक है ना, मान लीजिए क्यूब ले लिया जिसकी साइड कितनी है, ये इसकी साइड लेंथ है ए, तो जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा? एक सरफेस का तो ए स्क्वायर हो गया और 6 सरफेस है 6a स्क्वायर। कितना हो गया भाई? 6a स्क्वायर। अब वो बोल रहा है इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर ये सरफेस एरिया एस तो वो कह रहा है ds। अब इसकी लिमिट देखो, यूनिट देखो, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ds बाई dt की बात कर रहा है ये। तो 6 तो ये हो गया, ठीक है ना। ds बाई dt कितना दे दिया इसने? 5, एक सेकेंड, ये दे दिया इसने 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी डायगोनल एट द मोमेंट व्हेन साइड लेंथ इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब बॉडी डायगोनल की बात करें तो ये बॉडी डायगोनल कौन सा होता है भाई? बॉडी डायगोनल होता है एक कॉर्नर से अंदर अंदर जाके उल्टा वाला एकदम। अगर ये क्यूब रखा है तो इस कॉर्नर से वो वाला कॉर्नर उल्टी साइड का, ठीक है। तो आप देखो वो वाला कॉर्नर की जो लेंथ होती है वो √3 टाइम्स ऑफ ए होती है बॉडी डायगोनल की। एक तो फेस डायगोनल होता है भाई। अगर हम क्यूब की बात करें यहां पे, तो ये अगर क्यूब है, ये अगर क्यूब है यहां पे और इसको यहां पे ऐसे ले लिया जाए, ठीक है, तो ये तो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब इस कॉर्नर से हम उस कॉर्नर पे जाएंगे, उस पे। तो अब आप खुद देखो, अगर मुझे उसकी लेंथ निकालनी है तो मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है ना। तो अगर इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ a है, तो इसकी √2a होगी। अब ये √2a है और ये a है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ठीक है ना, ये तो √2a गया, तो √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा? √3l, l इज इक्वल टू √3a। तो जो बॉडी डायगोनल है उसकी लेंथ हो गई √3 टाइम्स ऑफ a, ठीक है ना। अब ये एरिया है 6a स्क्वायर। अगर मैं यहां पे ds बाई dt करता हूं और 6a स्क्वायर का ds बाई dt करता हूं, तो यहां पे आएगा भाई, सरफेस एरिया को s ले लेते हैं, s इज इक्वल टू 6a स्क्वायर।
अगर मैं यहां पे ds बाई डी टी करता हूं तो 6 तो एज इट इज रह जाएगा, इसका हो जाएगा 2a, और a के साथ भी यहां पे da बाई डी टी आएगा। ये क्या आएगा? da बाई डी टी। अब ये चाहता है कि इसको बॉडी डायगोनल की लेंथ का चेंज मिले, तो L की वैल्यू अगर √3a है तो ये चाहता है कि इसको dl बाई डी टी मिले, dl बाई डी टी मिले, तो √3 इंटू da बाई डी टी इसको चाहिए। √3 तो एज इट इज रहेगा, तो dl बाई डी टी इज इक्वल टू √3 इंटू da बाई डी टी चाहिए, तो ये वाली चीज इसको चाहिए। ठीक, अब हमें ds बाई डी टी दे रखा है ये। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ds बाई डी टी की वैल्यू इसने 5 दी है, तो इसको यहां 5 पुट करिए, और 6 दूनी 12 इसको पुट करिए, और a इंटू da बाई डी टी कर दो। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए √3 da बाई डी टी। तो हमें जो चाहिए उसको ले लो। तो यहां पे एक काम कर लो बच्चों, √3 की इधर और √3 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, हमें ये वाली चीज चाहिए। ठीक, तो दिस इज √3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू a। तो भाई √3 da बाई डी टी आपका ये आया। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जब a की वैल्यू कितनी है? 1, तो दिस इज 5√3 बाई, इस a को डाल दो 1, तो 5√3 बाई 12 आ गया। और 5√3 बाई 12 जो है ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। a की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये आपका आंसर है। लेकिन सर आंसर तो ऐसा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है यहां पे। तो बेटा ये जो √3 है, अगर इस √3 से 12 को काटोगे तो ये 4√3 आएगा, तो आपका ये वाला आंसर सही बन जाएगा। ठीक है ना भाई, 12 को काटेंगे ना √3 से, तो 4 इंटू 3 या √3 से √3 करके, तो 5/4√3 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये लग तो रहा ऐसा कि आसान है, पर मैं गारंटी दे रहा हूं 10% कितने लोगों का आंसर सही आया था? 10.47, इतने लोगों का सही आया था आंसर। तो और भी ज्यादा कुछ करते तो 20% हो जाते, 80% तो गलत थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है ना, ये वाला सवाल देखो, फटाफट देख लो, फिर मैं इसका आपको समझाऊंगा सॉल्यूशन। सॉल्व करने का टाइम नहीं था तो पढ़ लिया ना। अब ये लो, अब टाइम ले लो आप। सिंगल करेक्ट है, 90 सेकंड ले लो। ये लो स्टार्ट पोल। वैसे तो मैं आगे से 90 नहीं दूंगा। नहीं आ रहा? अच्छा बेटा, सर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। आराम आराम से समझाऊंगा, चिंता ना करो, आराम आराम से समझाऊंगा। डन डन, बी बी। सी, डाउट है सर।
ए बी नहीं आ रहा। हो गया भाई, हो गया। चलो बी बोल रहे हैं तो बी ही सही होगा। ठीक है, ये लो 32.6 लोगों ने ये आंसर सही दिया। कितने परसेंट लोगों हैं? 32.6% लोग हैं जिन्होंने ये सही आंसर दिया। इसका मतलब 68% लोग क्या है, रॉन्ग हो गए, जिन्होंने गलत आंसर पिक किया है आपके सामने। ठीक, तो दैट्स इट। इसका कुछ है नहीं कि इसमें लीडर बोर्ड देखा जाए। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आता। सुनना ध्यान से। वाटर पोर्स आउट एट द रेट ऑफ क्यू फ्रॉम अ टैप। इस टैप से जो पानी निकल के इसमें गिर रहा है उसका रेट क्या है? उसका रेट क्या है? क्यू। ओके, ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस के सिलेंड्रिकल वेसल में ये गिर रहा है। अब सिलेंडर है तो उसका जो वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, यही तो होता है। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू जो भी उसकी हाइट होगी एच, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा पूरे सिलेंडर का जो भी है। ठीक, तो वो ये कह रहा है द रेट एट विच द हाइट ऑफ द वाटर लेवल राइजेज। तो ये चाहिए इसको कि आप इसको डी एच बाई डी टी बताएं। ठीक है ना। अब ये है वॉल्यूम। ठीक, तो ये कह रहा है एट द रेट ऑफ क्यू फ्रॉम दिस। अब ये जो चीज है ना क्यू, ये समझ लीजिए आपकी कॉमन सेंस है। ये क्या है? कॉमन सेंस है। एट द रेट क्यू, क्यू के साथ ये यूनिट भी दे सकता था पर नहीं दी। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं यहां पे dv बाई dt करता हूं तो उस चीज की वैल्यू इन्होंने क्यों दे रखी है? वॉल्यूम फ्लो रेट, कितने लीटर पर सेकंड। भाई अगर पानी आप किसी बाल्टी में जाके पानी भरते हो किसी टैप में से, तो क्या बताते हो? यार 10 सेकंड में 1 लीटर पानी आ गया, ऐसे ही तो बोलते हो। 10 सेकंड में 1 लीटर पानी आ गया, ऐसे ही तो बोलते हो। अब यहां पे इसने मास और डेंसिटी का कोई जिक्र नहीं किया, तो ये थोड़ी बोलोगे 1 किलो पानी आ गया। लीटर में बता सकते हैं क्योंकि इसने वॉल्यूम की बात की है। ठीक है, वॉल्यूम की बात की है, राइट। आर कांस्टेंट है भाई, रेडियस तो कांस्टेंट है ना। ये वाली हाइट बढ़ती जाएगी, ये वाली हाइट बढ़ती जाए तो किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे वॉल्यूम ये रहेगा। तो डीवी बाई डी टी ये रहना है। अब पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, ये हो गया डीवी बाई डी टी। अब इसने इसकी वैल्यू दी है क्यू, तो क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इज डी एच बाई डी टी। बात खत्म, यही आंसर है। कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं करना इसमें, राइट, यही आंसर है। वॉल्यूम ये होना है, बस डीवी बाई डी टी। बात पहचाननी थी कि वाटर पोर्स आउट एट द रेट ऑफ क्यू, हमारे क्वेश्चन की क्या डिमांड है और हमें क्या लेना है। ठीक, सोचो कि कोई पानी की टंकी खोल के ऐसे भिगोना भर के आपको बोल रहा है कि बताओ रेट कितना होगा, कितना पानी गिर रहा होगा। आप यही तो बोलोगे 1 मिनट में 2 लीटर आ जाएगा। इस टाइप से बोलो, दैट इज फ्लो रेट। ठीक, चलिए थोड़ा सा और इसको बताओ, पढ़ लो पहले। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 12y इज इक्वल टू एक्स क्यू, विच कोऑर्डिनेट चेंजेस एट फास्टर रेट एट x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, x या y, या दोनों बराबर? अगर दोनों बराबर रेट पे जो बहुत x एंड y कोऑर्डिनेट, या इसका हम बात ही नहीं कर सकते। तो इसमें मैं दूंगा कुल 60 सेकेंड और बताइएगा मुझे क्या आंसर है। कौन सा कोऑर्डिनेट फास्टर रेट से चेंज कर रहा है, यह जरूरत पड़ेगी। सर ये तो इजी था पर फिर भी नहीं हो पाया। सौरभ शर्मा सौरभ बेटा बात करते हैं इसी पे अभी। अनुभव तिवारी, इररिलेवेंट इज एट इट्स पीक। खुश हो गए बेटा? देखो आपने कहा मैसेज मैंने पूरी क्लास में पढ़ लिया, ठीक है, फिर भी आप बैठे हो इररिलेवेंट पढ़ने के लिए ही और मैसेज भी कर रहे हो। बताओ भाई,
सर मुझसे भी नहीं हो पाते मल्टी कॉन्सेप्ट। ओके, सर डीमोटिवेट हो रहे हैं। ओके चलो, 52% लोगों ने ये सही कर दिया। देखो तो मतलब आसान सवाल था, 52% लोगों ने सही कर दिया। ठीक, देखो भाई गलती कहां होगी इस टाइप के सवाल, ये तो बहुत बार आएगा फिजिक्स में, यूज इसका बार बार होगा। ये बोल रहा पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इज 12 y इज इक्वल टू कितना x क्यूब। बस ये कह रहा है कि कौन सा कोऑर्डिनेट जब ये चल रहा है, जब ये चल रहा है तो कौन सा कोऑर्डिनेट तेजी से चेंज हो रहा है, जब ये x इज इक्वल टू 10 पे है। तो 12 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए, 12 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये क्यूब है ना x का क्यूब, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज x स्क्वायर बाई 4 कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बाई 4 यानी कि 25। dy इज इक्वल टू 25 इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर x में आप dx का चेंज करोगे तो y में dy का उसका 25 गुना चेंज होगा y में, तो y कोऑर्डिनेट ही फास्टर चेंज हो रहा है भाई। dy इज इक्वल टू 25 इंटू dx आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर x में आप 1 का चेंज करोगे तो y में 25 इंटू 1 25 गुना चेंज आएगा। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट आपका फास्टर चेंज होगा, यही तो मतलब है भाई। dy बाई डी एक्स से ही पता चल गया। आप चाहो तो dy को इधर रख दो और 25 इंटू डी एक्स इधर कर दो, दोनों के नीचे dt लगा दो, ये लो, तो dy बाई डी टी वाई का चेंज हो गया, dx बाई डी टी एक्स का चेंज हो गया। अब x में जितना चेंज कर रहे हो उससे 25 गुना चेंज ये इसमें आ गया। बस ये समझ, ये बहुत बार करना पड़ेगा हमें धीरे धीरे। अब आगे का क्वेश्चन, ये आपका अगेन होमवर्क है, ये करना है। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट इंक्रीजेज एट द रेट, इसकी रेडियस की बात कर रहा है। ठीक, एरिया का चेंज निकालना ये आपको करना है। ठीक, अब आ जाते हैं हम इंटीग्रेशन पे। ठीक है ना, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत हम नहीं फील करेंगे आगे चल के। बेटा बेसिक मैथ जहां भी जरूरत पड़ेगी, जिस जगह भी जरूरत पड़ेगी उसी जगह बताऊंगा मैं, जिस भी सवाल में। तो इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो। इतना जितना बता रहा हूं इतना आप ये क्यों बताया जा रहा है, कुछ लोग सोचेंगे जब सर आप सवाल करते टाइम ही सब समझाओगे तो अब क्यों कर रहे हो। भाई आपको खुद भी तो करना है ना होमवर्क, तो थोड़ा सा बेसिक आपको थोड़ा रिफ्रेश करा रहा हूं ताकि आप जब अकेले बैठ के क्वेश्चन करो तो भी आपसे हो। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक, चलो थोड़े से डाउट लेता हूं मैं इससे पहले। ये लो सर हमने x से ही क्यों डिफरेंशिएट किया हूं, t से क्यों नहीं किया। बेटा जब आपको डिफरेंशियल का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो चाहे x से कर लो चाहे t से कर लो, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अभी किया था ना मैंने x से dy बाई डी एक्स करके, dx को उधर लेगा नीचे dt ला दिया, हो गया dy बाई डी टी dx बाई डी टी, दैट्स इट। इतनी जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, इससे ज्यादा की नहीं। ठीक है ना, ओके मजा आ गया, थैंक यू सो मच। सर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, अरे कर सकते हैं भाई, टी के रेस्पेक्ट में भी किया ना, dx dy बाई डी एक्स करा, dx को उधर लेगा dt से डिवाइड कर दिया, यही आपका था। चलो कॉमन डाउट पूछता हूं मैं, सर एन साइड पॉलीगन और स्फेरिकल कैप का फॉर्मूला भी बता दीजिएगा। एन साइड पॉलीगन और स्फेरिकल कैप जब क्वेश्चन आएंगे ना तब बताऊंगा। ठीक है, एन साइड का पॉलीगन आएगा, सेंटर ऑफ मास में आएगा एक बार तो, और एक बार आएगा कब, जब आपको एक रेजिस्टेंस या कुछ निकालना पड़ेगा, वो पाई बाई एन का एंगल बनेगा। ठीक है ना, और ये जो स्फेरिकल कैप है इसके किसका, एन साइड पॉलीगन और स्फेरिकल कैप। आपने स्फेरिकल कैप के साथ ये नहीं लिखा कि उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला या सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अगर स्फेरिकल कैप के सरफेस एरिया के फॉर्मूले की बात कर रहे हो तो वो तब आएगा जब कोन से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तब एरिया की बात आएगी। ठीक है ना, और इसका स्फेरिकल कैप का वॉल्यूम
स्फेरिकल कैप का वॉल्यूम बहुत कम यूज होगा, बट एक बार ये तब आएगा जब आप सरफेस एरिया, बबल का सरफेस एरिया याद है जब विस्कोसिटी वाला वो सरफेस टेंशन वाला सवाल होगा और दो बबल आके एक दूसरे में चिपकेंगे, ठीक है ना, तो जब दो बबल एक दूसरे में आके चिपकेंगे तो बबल का कुछ पोर्शन हमें एज अ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वो तब आएगा, उस टाइम पे मैं ये बताऊंगा। आप कहोगे मैं बता दूंगा, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में कहां से, ठीक, बट ये तब आएगा, उसी सवाल में बताया जाएगा एडवांस वाले में, ठीक है। चलो, लेकिन x की वैल्यू तो डिफरेंट, चलो ये x इज इक्वल टू 2, सर x इज इक्वल टू 2 डिफरेंशिएशन करने के बाद रखेंगे या पहले? बेटा क्वेश्चन में क्या था, इसीलिए सवाल मैंने यहां पे कराया था, ठीक है, कि आप इसको पहले ही देख लो कि कौन कौन से पॉइंट पे भाई x इज इक्वल टू 2 दे दिया, आपको कैसे पता, आपके सवाल का ना मैं आंसर जरूर दूंगा यहां पे अगर देखा जाए तो, हाँ यहां पे इससे पिछले वाले पेज पे चलते हैं, ठीक है, या एक ये वाला ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखो, अगर कर्व ऐसे है तो आपको कैसे पता कि x इज इक्वल टू 2 पे y a की वैल्यू होगी या 2 वैल्यू होंगी? भाई कर्व का भी तो पता होना चाहिए, कर्व कैसा है, तो वो पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पे dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो यहां का dy बाई डी एक्स यहां का स्लोप, ये भी x इज इक्वल टू 2 है, और यहां का dy बाई डी एक्स यहां का स्लोप, ये भी x इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पे दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए पहले x इज इक्वल टू 2 कर्व में रख के ये देख लो कि भाई पॉइंट कितने आने हैं, राइट, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये कर्व ऐसे हो जाता तो भाई x इज इक्वल टू 2 पे एक और आ जाता, यहां का dy बाई डी एक्स कुछ और होता, राइट। सर प्लीज डाउट पे क्लिक करके साइड स्लाइड आ जाती है, ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड, धीरे धीरे मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। सर गलती से ये आपने वाई वाई लिख दिया, सर एक्स की जगह पहले रख दीजिए, बाद में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? अच्छा ठीक है बेटा, देख लेंगे उसको भी, मैं तो गलती करता ही रहता हूं। कपिल गौड़, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो गजब है भाई, मैं लिखता हूं, अगर मैं वॉल्यूम लिखता हूं तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वो तो समझ आ रहा होगा ना, है ना, ऐसे ही जो जितना जितना पार्ट है उन सबको कनेक्ट करिए, डॉट, कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द वाटर यानी कि पानी का वॉल्यूम, यह समझ में आ जाएगा, इज इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, यह समझ में आ जाएगा, तो सारे डॉट कनेक्ट कर लो, कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा, चिंता मत करो, ठीक, पढ़ते रहो। कुछ भी यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये क्या बात होती है, मतलब व्हाट इज दिस, इतना गिर के पढ़ा रहा है कोई, आता है समझ में बेटा, सोचो ध्यान से। सर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को समझाने में दिक्कत होती है, ओके सर, आप डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे हो, जेई मेंस भी देना है, आप पहले कंसेप्ट भी बता देवे। अच्छा बेटा प्रिंस वर्मा, जब आप टीचर बनोगे आप ऐसे ही पढ़ाना है ना, क्लास में गए फटाफट क्वेश्चन करते हैं, भाई छोड़ो सर, कुछ नहीं करे, सीधे क्वेश्चन करते हैं, चलो, बट मैं नहीं कराऊंगा ऐसे। सर होल स्क्वायर बनाए बिना भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर आज तक अगर ऐसे क्वेश्चन देखे होते तो आज यहां नहीं होते, यह बात गजब बोली है आपने, अगर इस टाइप के क्वेश्चन सही टाइम पे कर लिए होते तो आज यहां नहीं होते, आज कॉलेज में होते, बहुत बढ़िया सीट लेके बैठे होते कहीं पे, ठीक है। चलिए आपके डाउट हो गए, अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे, ठीक, इंटीग्रेशन पे आ गए भाई हम, है ना। सर मूव ऑन, यस, गजब तेजस्वी लोग हैं क्लास में, राइट, कोई बात नहीं, अपन को डर नहीं लगता, इनके मजे लेंगे स्पैमर्स के, कुछ तो मजा आएगा, कोई तो आए हमें हंसाने खुश करने, ये भी अपने ही है, स्पैमर कोई दूसरे नहीं है, ये भी अपने ही है, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाया बचपन में, है ना। एक सेकेंड, श्लोका गोधरा गोधारा, अच्छा ठीक है भाई, गुड, गजब ही कर रहे हो। चलिए भाई इंटीग्रेशन की बात करते हैं,
ठीक, ये मैंने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले लिखे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% लोगों को आता है। ठीक, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप इतनी गजब मेहनत करें, इतनी गजब मेहनत करें कि ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है इसको मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम कर डालें। यूज बहुत इजी लेवल पे होता है इंटीग्रेशन, बहुत टफ कभी भी नहीं होता, बट फिर भी हम उस लेवल तक सिखाते हैं कि आपका कोई भी सवाल, अगर आप एडवांस का सवाल भी करते हो, एडवांस में भी जो इंटीग्रेशन आता है वो भी आपसे हो जाए अभी बेसिक मैथ करने से ही। ये बेसिक मैथ हालांकि 12th में होता है, ठीक है ना, पर ये जो बेसिक मैथ है अगर इतना वाला आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपसे कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल, कितने भी तगड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो उसका भी हो जाएगा, इतना होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा क्लास का आइडिया दे दो, ठीक, कि कितने लोग कितनी मेहनत करनी शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कल से काइनेमैटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, कल से काइनेमैटिक्स स्टार्ट हो रही है और मुझे आइडिया लेना जरूरी है कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं अगर आप क्लासेस ले रहे हो, क्लास आवर्स प्लस एक्स आवर्स की, आप कितनी क्या ले रहे हो, एक्स आवर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम और होमवर्क सॉल्विंग समझ लो इसको। ठीक है ना, समझ रहे हो, ये तो क्लास के आवर्स हो गए। क्लास के आवर्स के बाद मान लो आप एक्स आवर्स पढ़ते हो, ठीक है ना, तो एक्स कितना है, ठीक है ना, एक्स इज लेस देन 3 आवर, एक्स इज लेस देन 5 आवर, एक्स इज, एक्स को लगा लो, इसको लेस देन नहीं लिखना चाहिए, एक्स इज अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स एंड एक्स इज अप्रोक्सीमेटली 7 आवर, और कांट स्टडी, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को ज्यादा पढ़ने से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना भाई, वो लोग जो 3 घंटे से कम पढ़ रहे हैं ए लगाएं, ठीक है ना, वो लोग जो अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे पढ़ते हैं, यानी कि 3 से ज्यादा पढ़ लेते हैं, 5 तक पढ़ते हैं, वो लोग जो 5 घंटे से भी ज्यादा पढ़ते हैं, और मैं केवल एक्स की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स, यानी कि क्लास आर के बाद कितने घंटे पढ़ लेते हो ये। कुछ वो लोग हैं सर हम पढ़ नहीं पाते, हमें ज्यादा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, हमारी कमर में दर्द हो जाता है, हमें ज्यादा पढ़ने से सर उल्टियां लग जाती हैं सर, उल्टियां लग जाती हैं सर मुझे, ठीक है ना, सर ज्यादा पढ़ने से सर मुझे ना मतलब स्ट्रेस हो जाता है, मेरी मम्मी मुझे खींच के ले जाती है कि बेटा ज्यादा मत पढ़, बीमार हो जाएगा, ठीक है ना, नसें नीली पड़ जाएंगी, इतना मत पढ़ो, ऐसी ऐसी दिक्कतें किसी को भी है, वो डी ऑप्शन लगाना। ठीक, चलो, और कुल 30 सेकंड में एक चीज और है, अगर इसका आंसर आपने गलत दिया, इसका आंसर गलत दिया, तो आपको कसम है आपकी, किसकी, ऑल इंडिया रैंक की, आपको ऑल इंडिया रैंक की कसम है, इसका आंसर गलत नहीं देना, बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ना कल काइनेमैटिक्स स्टार्ट करना है और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे देखना है कि कितना किस लेवल पे पढ़ाना है। ठीक है, ये लो, ऑल इंडिया रैंक की कसम है, सही आंसर देना है बिल्कुल। कितने लोग 3 घंटे से कम पढ़ते हैं, कितने 3 से ज्यादा और 5 के बीच में पढ़ते हैं, कितने लोग 5 से भी ज्यादा पढ़ते हैं, यानी कि 7 के आसपास पढ़ लेते हैं।
चलो बोल तो हो गया स्टॉप। मैं लगा देता हूं आंसर बी और ये लो रिजल्ट। ओके तो भाई रिजल्ट में क्या आ रहा है, ये तो बड़ा अजीब है। ए कितना आ रहा है 36 के आसपास है, बी कितना आ रहा है 41 के आसपास है, सी कितना है 11 के आसपास है, डी भी आपका 11 के आसपास है। चलो ठीक है, देखो 36 थोड़ा मैथ हो जाएगा 100 अप्रोक्सीमेटली मान लो 36% लोग लेस देन 3 आवर्स पढ़ रहे हैं, 41% लोग इतना पढ़ रहे हैं ग्रेटर देन 7 आवर्स। तो 11 41 और 11। देखो भाई मैं नहीं जानता आप सही आंसर दे रहे हो या गलत दे रहे हो, बट ये वाले लोग फिर भी ठीक है, ठीक है ना। अगर इतने लोग 41 और 11 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50 से 55% लोग आपके 5 से 7 घंटे क्लास के अलावा भी पढ़ रहे हैं, ये ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जो 3 घंटे से कम पढ़ रहे हैं, भाई 3 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, रहने दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 3 घंटे से ज्यादा पढ़ना है। अब कल से काइनेमैटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, कल से आपको कम से कम 5 से 6 घंटे मिनिमम पढ़ना है। एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 से 6 घंटे। एक्स मतलब क्लास आवर से एक्स्ट्रा स्टडी 5 से 6 घंटे कल से होनी चाहिए ये। और ये जो लोग हैं कांट स्टडी प्रॉब्लम हो जाती है सर, ये मैं समझता हूं, कुछ के साथ तो मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो इतनी देर बैठ नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे गर्दन झुका के रखते हैं तो यहां गर्दन में दर्द हो जाता है उनको, ठीक है ना। तो बेटा खाना पीना शुरू करो अच्छे से, थोड़ी थोड़ी हाथों की, पैरों की, गर्दन की ऐसे एक्सरसाइज करो ताकि अच्छे से बैठ पाओ, ठीक है। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसी दिक्कत है, उनकी मम्मियों का प्यार ही खत्म नहीं होता। बेटा रात भर पढ़ेगा, बीमार हो जाओगे, कोई बात नहीं, मन में सोचते हमारा तो इकलौता बेटा है, कोई बात नहीं दुकान करवा देंगे, ठीक है ना। भाई देखो पढ़ना है तो पढ़ लो, पहले अपनी दिक्कतों का समाधान करो और पढ़ना शुरू करो, क्योंकि इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग पढ़ते हैं सिलेक्शन वाले। किसी भी टॉपर का सिलेक्शन बिना पढ़े नहीं होता। और जो टॉपर होते हैं ना वो बताते नहीं है, वो नहीं कहते, वो तो कहते मैं तो सर 3 घंटे पढ़ता हूं, बाकी तो मैं फुटबॉल खेलता हूं, बाकी मैं वॉलीबॉल खेलता हूं। अरे भाई कोई कुछ नहीं करता ऐसे, ठीक है ना, एकदम घुस के पढ़ते रहते हैं वो, जब बताने की बारी आती है ना तब ये करते हैं। फुटबॉल खेलते हैं पूरा टाइम नहीं, 1 आध घंटा, और उन्होंने पहले बचपन से मेहनत कर रखी होती है, ठीक। तो ये मत सोचो आपकी कुछ हो जाएगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। कल से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना है, वरना मेरी एफिशिएंसी गिरेगी, आप लोग काम नहीं करोगे, फिर मैं हल्के लेवल पे आऊंगा और गड़बड़ हो जाएगी। 5-6 घंटे पढ़ना है कल से, कसम है आप लोगों को, ठीक है। और मैं कल से या परसों से थोड़ा पहले, यानी कि मैं पूरी ट्राई करूंगा कि क्लास 8:30 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, क्लास जो है ना 8:30 से स्टार्ट हो जाए। आई ट्राई माई बेस्ट, 1-2 दिन लग सकता है इस चीज में, ठीक है। यस चलो अब इंटीग्रेशन चालू करते हैं। मुझे ये आइडिया लेना था भाई, पढ़ लो अच्छे से, कुछ नहीं होगा बिना पढ़े, ठीक है ना। मेरी मम्मी भी खुद बोलती थी जब मैं रात में पढ़ता था, अरे सो जा बेटा, सुबह कर लेना, तुझे जल्दी उठा दूंगी सुबह। और कुछ जल्दी जल्दी नहीं उठाती थी, मम्मियों की कैलकुलेशन अलग होती है। भाई काम करो, पूरा पढ़ो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7, मान लिया मैंने ये फंक्शन है, ठीक है। अब अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स करूंगा
तो 7 इंटू एक्स की पावर 6 आएगा, ठीक है ना। तो अगर y का डिफरेंशिएशन करने से, y का डिफरेंशिएशन करने से 7 इंटू एक्स की पावर 6 आ रहा है, तो 7 इंटू एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन करने से, क्या इंटीग्रेशन करने से आपका y आ जाना चाहिए। इतना सिंपल काम है। कुछ भी ऐसा करो कि 7 इंटू एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन करने से आपका वापस से y आना चाहिए, ठीक। अब ये y किस तरीके से आया, ये कैसा फॉर्मूला था, क्योंकि हमें बता रखा था y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो जो पावर है उसे आगे उतार लो और यहां पे x की पावर n-1 कर दो, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे 7 को आगे उतार लिया हमने और x की पावर 7-1 6 हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर इस चीज को वापस इंटीग्रेट किया जाए तो यह वापस x की पावर 7 हो जाएगा, ठीक। तो अब इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले होंगे। अब आप देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n, ठीक, का इंटीग्रेशन करोगे अगर आप dx के साथ, भाई डिफरेंशियल dy बाई dx है ये, सॉरी, ठीक है ना भाई। जब डिफरेंशियल करते हैं तो ये पता करना होता है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी तो पता होना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया था, कि जो ये आया है, ठीक। तो उसी के रेस्पेक्ट में उल्टा डिफरेंशियल करने से वो चीज आ जानी चाहिए जिसको निपटाया था हमने। भाई x की पावर 7 को निपटाया था हमने, ये आ गया, किसके रेस्पेक्ट में निपटाया था, dx के। तो अब ये जब कोई हमको ये देगा, कोई हमको जब ये देगा तो हमें ये भी बताएगा कि इसको इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, इंटीग्रेट करो ताकि वो आए। तो यहां पे अगर x की पावर n को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब आप देखो उल्टा प्रोसेस क्या है, अगर 7 इंटू एक्स की पावर 6 का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करना है किसका, 7 इंटू एक्स की पावर 6 का, अब किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो आप देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ऐसे आने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि हमारा वही आए। तो 7 के ले लो बाहर, इंटीग्रेशन किसका बच गया, x की पावर 6x, ये फॉर्मूले में बताऊंगा। तो आप देखो 7 को जब बाहर लेंगे तो x की पावर 6+1 अपॉन 6+1, ठीक है, 6+1 से 7 कट गया तो x की पावर 7 आ गया। लो भाई हमारा काम हो गया। तो और कुछ नहीं है, इस वक्त आपके लिए जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। जितना आपने डिफरेंशिएशन में सीखा है उसका उल्टा करना भी आपको आना चाहिए, ठीक। अब इंटीग्रेशन को अगर आप और हायर लेवल पे पढ़ना चाहोगे तो आपके मैथ वाले सर हैं जो बिल्कुल आपको एकदम आसमान की सैर कराएंगे इंटीग्रेशन के साथ, अलग अलग लेवल के इंटीग्रेशन कराएंगे, एडवांस लेवल के कराएंगे। तो वो मैथ वाले सर का काम है। फिजिक्स वाले सर का काम इतना है बस कि आपको डिफरेंशिएशन का उल्टा करना सिखा दें, ठीक है ना, इतना ही करना है। चलिए, तो सर इसका मतलब तो यह हुआ कि जो हमने डिफरेंशिएशन में सीखा है उसी से इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो इंटीग्रेशन का एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो इंटीग्रेशन का एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसीलिए इन फॉर्मूलों को जो मैं अभी लिखाऊंगा, ठीक, ऐसा बिल्कुल आपको सोचना है कि मेरे डिफरेंशियल के फॉर्मूले ही हैं, ठीक। देखो ये रहे सारे फॉर्मूले लिखा दिए मैंने यहां पे। ये x की पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा। अब ये कांस्टेंट लगना जरूरी है, ये कांस्टेंट लगना जरूरी है। सर क्यों, क्योंकि भाई हो सकता है जब हमने यहां पे दिख रहा है ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 का जब हमने डिफरेंशियल किया था, याद है इसका डिफरेंशियल किया था, तो अगर कोई कहता कि y की पावर x की पावर 7+3 था, ये कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशियल करो तो dy बाई dx हमने किसका किया, इस पूरे का किया, तो 7x की पावर 7+0 आ गया, तो ये एक्चुअल में 7x की पावर 6 आ गया। तो यहां पे dy बाई dx इज इक्वल टू 7x की पावर 6 आया हमारा। अब हमें बोला
कि जो भी y का डिफरेंशियल आया है उसको इंटीग्रेट करके वापस y लाओ। जो भी y का डिफरेंशियल आया है उसको इंटीग्रेट करके वापस से y लेके आओ। तो जब dy बाई dx तो ये आ गया। अब इसको जब हम वापस इंटीग्रेट करेंगे 7x की पावर 6 को इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखो x की पावर 7 आएगा बस, क्योंकि इसके साथ जो जीरो हुआ है, 0 3 होता तब भी 0 होता, 4 होता तब भी 0 होता, ये कोई c होता तब भी 0 होता। तो भाई अगर हम यहां पे सोच भी लेंगे कि भाई मान लो ये इंटीग्रेशन होके आया है और हो सकता है इसके साथ कोई कांस्टेंट हो और वो 0 हो गया हो, अब हम उसको वापस कैसे पता करें? ठीक, तो हम उसकी याद में ये c लगा देते हैं। किसमें होता है? याद में। कौन? जो बेचारा निपट गया है। ठीक है, तो उसकी याद में हम प्लस c लगा देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब जगह लगा हुआ है। अब कहीं पे अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो दिल पे मत लेना। ठीक, तो किसकी याद में होता है ये? निपटे हुए की याद में, कि कोई बेचारा निपट के 0 हो गया हो, उसकी याद में ये लगा देते हैं। राइट, चलो साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का होगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन, याद रखना है। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी का ये रहा, सेक स्क्वायर ए प्लस बी का ये रहा। अब ठीक है ना, जो काफी बार यूज होगा वो फॉर्मूला साइन एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स टेन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो सेक एक्स आएगा। उल्टा फॉर्मूला ना, सेक एक्स का डिफरेंशियल ये आता था, माइनस कॉस एक्स एक्स कोट एक्स का ये आएगा कॉसेक एक्स। ठीक है, अब ये 1/x का लॉग एक्स, भाई ये फॉर्मूला याद रख लेना, कॉस एक्स का साइन एक्स, ई की पावर एक्स का वही रहता है। सी क्यों लगाया जा रहा है? उनकी यादों में जो निकल गए हैं, ठीक, वापस नहीं आएंगे, पता नहीं चल रहा। dx अपॉन एक्स, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, जो x के साथ होता है ना वो नीचे आ जाता है। ठीक, कॉस, अगर इन फॉर्मूले को याद रखोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉट एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब इतने फॉर्मूले बताने के बाद ठीक पूछा जा रहा है कि इनको इंटीग्रेट करिए। किनको इंटीग्रेट करिए? इनको। भाई ये तो बहुत आसान है सर, ये क्या करा रहे हो आप, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है ना, ये तो बड़ा आसान है। मैं इनमें से ये वाला ये वाला ये वाला आपके लिए छोड़ देता हूं, एक बार ये फोर्थ वाला कर देता हूं यहां पे, वरना सोचोगे कि सर ने तो रीति रिवाज कुछ नहीं निभाए, बस चल पड़े आगे। जैसे ये है ना cos 4x प्लस 3, cos 4x प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करिए कहां से कहां तक, ये बाद में पता चलेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है जिसमें लिमिट, बस अभी तो इंटीग्रेट करिए x के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो मुझे किसी ने cos x का फॉर्मूला बताया, बस किसका? cos x का। इंटीग्रेशन cos x क्या होता है? sin x प्लस c होता है। अच्छा जी, ठीक है, तो मेरे को तो cos x का पता है, तो मैं एक काम करता हूं, इस 4x प्लस 3 को मैं t मान लेता हूं और इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो दिस इज 4 इंटू डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी। तो आप देखो 4 टाइम्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका डी टी बाई 4, ये आ गया। देखो मैंने क्या किया, डी टी बाई 4। अब मैं इस क्वेश्चन को बड़ा आसान सा बना दूंगा। भाई मेरे दिमाग में ये है कि इसका मैं क्या करूं, मेरे को तो सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ, इसका मैं क्या करूं, तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो कॉस, एक सेकेंड, ये क्या हुआ भाई, हाँ ये रहा, तो ये हो गया कॉस टी, इसको तो टी माना है ना हमने ये, लेकिन भाई dx को भी तो t की टर्म में करना पड़ेगा, तो dx को कितना कर लो, dt बाई 4। ठीक, अब ये जो नीचे वाला 4 है इसको ले लो बाहर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई में बाहर ले लो। अब इंटीग्रेशन में आपके cos t dt आ गया। अब भाई मेरे को इतनी कॉमन सेंस है कि यार cos t dt आ गया, और 1/4 तो चलो एज इट इज रखो, cos t dt का इंटीग्रेशन था sin t। भाई cos का अभी था कितना था, sin, वो जो c है ना बेटा, उस c को बिल्कुल लास्ट में लगाओ आप, आखिरी में जब आंसर आ जाए उसके साथ c जोड़ दो। ठीक, तो 1/4 sin t, तो 1/4 तो यहां जाएगा, sin यहां जाएगा, t की वैल्यू अब रख दो,
4x प्लस 3। पता मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे ही करता था जब मुझे कंफ्यूजन रहता था कि यार ये 4 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवीजन में जाएगा, क्या होगा इसका, कि ऐसे करके कर लेते हैं, बाद में कर देंगे। है तो बहुत आसान, पर मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन रहता था कि ये गलत नहीं है, ये तो मैंने पूरे प्रॉपर मेथड से किया है। ठीक, तो यहां पे एक प्लस का सी और लगा दो, ठीक है ना। कुछ लोगों की जिनकी धड़कनें रुक सकती हैं वो ये है, ठीक है ना। तो साइन 4x प्लस 3/4 ये नीचे जो आ गया ये आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस चीज को जो मैंने यहां बहुत आसानी से आपको समझाया है कि भाई ये वाली चीज को टी मान के तब कर लो, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ये। वैसे तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, पर बहुत सारे सवाल इससे बड़ी आसानी से होते हैं। ठीक, कैसे कैसे? अब ये वाले सवाल देखो, ये वाले सवाल आप लोगों को करने हैं। जैसे x प्लस ये है, तो इसमें जब इंटीग्रेशन करोगे तो x का अलग से कर लेना, 1/x का अलग से कर लेना। ठीक है भाई, आप लोग ड्रॉपर्स हो, ऐसा थोड़ी है कि इंटीग्रेशन का कुछ पढ़ा ही नहीं। मेरा काम है इंटीग्रेशन को रिफ्रेश कराना। ठीक है, ये cos स्क्वायर x, ठीक है ना, इसको भी आप कर सकते हो। कैसे सर, cos स्क्वायर x का कैसे करेंगे? अरे cos x को t मान लो, ठीक है, हां, या इस cos स्क्वायर x का वो वाला फॉर्मूला कर लो, cos 2 थीटा वाला। चलो मैं बताता हूं, cos स्क्वायर x को आप cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से करना। यहां पे एक्सप्लेन करनी है और कुछ सवाल भी कराने, उनको देखो पहले। ठीक है, ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसे अभी आपने किया था 4x3, ये ऐसा था। मान लो कोई कह रहा है कि y इज इक्वल टू 4x3 है, तो वो कह के इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to 3, x इज इक्वल टू 1 से 3 तक इसको इंटीग्रेट करिए। ये जो लिख रहा है इसको इंटीग्रेट करिए 1 से लेके 3 तक। तो भाई ये चीज होती है कि व्हेन अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन अ लोअर लिमिट, ये यहां की लोअर लिमिट हो गई, एंड अपर लिमिट, ये यहां की अपर लिमिट हो गई। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, अगर ये दे रहा है तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो इसमें बस इंटीग्रेशन कर दो आप, इसके बारे में आप आखिरी में सोचो, लास्ट में ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। जैसे यहां पे बता रहा हूं, उसने बोला y को इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेशन करके मान लो i आएगा, तो किसको इंटीग्रेट करना है? y को, किसके रेस्पेक्ट में? x के। तो y की वैल्यू रख दो 4x3 इंटू dx। ऐसे किया आपने, 4 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x3 dx। तो 4 तो ये हो गया, x3 dx की पावर करें तो 4/4, तो ये भाई कितना हो गया? x की पावर 4 आ गया। इंटीग्रेशन 4 तो ये रहा, तो x की पावर 4/4, 4 से 4 कट गया, x की पावर 4 आ गया। इंटीग्रेशन मान लो i ये आया। अब i की वैल्यू आई x की पावर 4। अब जब यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा रखा है, तो अब नो c, अब c नहीं लगाना। अगर यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि लिमिट दे रखी है, अब लिमिट को पता क्या है, स्टार्टिंग से ही चिपका के चलना पड़ता है। तो 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, लोअर लिमिट नीचे, अपर ऊपर, 1 से लेके 3 तक। यहां पे भी हम इसको ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, तो 1 से लेके 3 तक, इसमें भी 1 से लेके 3 तक, ऐसे। तो यहां पे भी 1 से लेके 3 तक। तो अब क्या करना है, हमें जब लिमिट करनी होती है तो दो बड़े बड़े ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे, और उनके बीच में माइनस लगाते हैं। क्या करते हैं, दो बड़े बड़े ब्रैकेट लगाते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं। तो जैसे x की पावर 4 है, तो पहले इसमें अपर लिमिट रखते हैं, तो 3 की पावर 4 माइनस, अब जो लोअर लिमिट है, ये वाली वैल्यू x जहां भी है, x की जगह ये रख देना है, तो ये 1 की पावर 4 हो गया। जो भी आएगा भाई वो आंसर है, 27 इंटू 27, ठीक है ना। 729 माइनस 1 कितना आएगा? 80। क्या बात कर रहे हो, 3 तिया 9, 9 81 माइनस, हाँ 80 आएगा भाई। गजब बच्चे हैं भाई साहब, होशियार बच्चों की लाइन लगी पड़ी है क्लास में हमारी।
बताओ, सबने कर डाला ये। बस इसीलिए कह रहा हूं कि इस टाइप की क्वेश्चन में लिमिट डालनी है आपको। अब एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई? मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है ना? अगर हम I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिख रहे हैं तो ये एक्चुअल में क्या है? तो भाई y क्या है? किसी x का फंक्शन है। तो y को अगर हम प्लॉट करेंगे तो मान लो y का कर्व ये आ रहा है, ठीक है ना? y का कर्व ये आ रहा है, तो भाई ये y इंटू dx क्या है? y मल्टीप्लाई बाई dx। ये चीज क्या बताती है? तो y तो क्या है? y तो कर्व की हाइट है। कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैंने यहां पे इस कर्व पे ये पॉइंट ले लिया। अगर मैं यहां पे एक अलग से ही ले लेते हैं पहले, तो y इंटू dx का मतलब देखते हैं। तो y क्या है? कोई फंक्शन है x का, या कोई भी कर्व ले लो, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका कर्व भाई ऐसे आएगा, यूं आएगा इसका कर्व। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ये आएगा। ये तो y हो गया और ये x हो गया। y इंटू dx का क्या मतलब है? तो भाई किसी भी जगह पे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया एक, तो ये वाला पॉइंट है x, y, तो इसके y का मतलब क्या है भाई? इसके y का मतलब है ये वाली हाइट। बिल्कुल, ये तो y हो गया, यहां पे ये चीज हो गई यहां पे y, तो इसको मैं यहां पे भी लिख सकता हूं। तो y तो यहां से यहां तक की हाइट हो गई। अब वो कह रहा है इसमें मल्टीप्लाई करो dx की। अब dx क्या है? dx है छोटा सा x, छोटा सा x। तो भाई y जहां पे आपने लिया है वहीं पे छोटा सा dx ले लो, तो ये मैंने dx ले लिया ये। तो वो कह रहा है कि इस हाइट की और इस dx की मल्टीप्लाई करो। भाई ये तो एरिया हो जाता है। जब हम किसी भी चीज में लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी होता है, ये कह रहा है कि ये जो dx है, ये इस dx में y की मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया y। तो अगर मैं इसमें यहां पे ये वाली जो चीज भाई, ये जो हमें दिया हुआ है, ये मान लो ये लिया हमने, तो ये चीज तो हो गई y और ये हो गया dx। तो वो कह रहा है y की और dx की मल्टीप्लाई करिए, यानी कि वो लंबाई की और चौड़ाई की मल्टीप्लाई करना चाहता है। ये तो एरिया हो गया। तो भाई ये हो जाता है एरिया। अगर आप y और dx की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भाई एरिया हो जाता है। किसका? इसका, जो आपने ये रेक्टेंगल बना दिया है। अच्छा, अब y dx तो लिख दिया हमने y dx तो लिख दिया। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मतलब होगा भाई? इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, इंटीग्रेशन। अरे भाई किसको जोड़े? इन्हीं को जोड़ते चले जाओ। तो एक तो ये वाला पॉइंट था XY, ठीक है। अब भाई इससे अगला वाला पॉइंट हो सकता है ये वाला, ये Y, ठीक है, इससे अगले वाला पॉइंट। अब यहां पे एक छोटा सा पंगा होता है कि पॉइंट कहां तक लेना है। ये तो अगले वाला एरिया ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये उससे अगले वाला पॉइंट ये हो गया, उससे अगले वाला पॉइंट ये हो गया, उससे अगले वाला पॉइंट ये हो गया। तो इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ते चले जाओ, चले जाओ जोड़ते यहां तक। अब ये नया वाला एरिया हो गया, इसके बाद फिर इससे अगले वाले को जोड़ दो ये। तो अगर इंटीग्रेशन लिख दिया तो आपको इनको जोड़ते चले जाना है, इनको आपको जोड़ते चले जाना है। इस अगले वाले को जोड़ दो इसको, अब इससे अगले वाले को जोड़ दो इसमें। ठीक, काम बहुत बोरिंग हो रहा है तो सर समझ में भी आ रहा है। तो ये जो एरियाज है इनको जोड़ते चले जाना इज इंटीग्रेशन। अब भाई कहीं लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि तुम तो भाई इसको सारों को मत जोड़ो, तुम तो यहां इस जगह से x इज इक्वल टू ए से लेके यहां तक के, इस जगह तक के x इज इक्वल टू बी तक के जोड़ दो। तो भाई यहां दिखाओ a से लेके b तक के जोड़ो बस। तो भाई कितने जोड़ने हैं? बस यहां तक के जोड़ो। फिर कितना काम करना है? बस इतना काम करना है, यहां से लेके और यहां तक के जोड़ दो, बस इतने जोड़ दो। चलो भाई ठीक है, अगर इसने कहा कि यहां से यहां तक के जोड़ दो तो बस इतना एरिया बता दो। आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि भाई इन लिमिट का मतलब क्या है। लिमिट का मतलब यह कि कहां से लेके कहां तक के एरिया जोड़ने हैं, ठीक। और वाई dx का मतलब क्या है? इसका मतलब है छोटा सा एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब कि छोटे छोटे एरिया को जोड़ दो। लिमिट का मतलब यहां से यहां तक जोड़ दो, दैट्स इट। तो इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया है।
एरिया अंडर द कर्व। इतना हो गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ये था कि भाई एरिया का मतलब ये है। अब कहां पे है ये वाला पॉइंट ये है कि भाई इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां पे भी यही समझाने की कोशिश की गई। अब एक और पॉइंट है बेटा, जो भी मैं बता रहा हूं ना, इसके बाद सवाल होने कई सारे, बहुत सारे सवाल होने, ठीक है। सुनते चले जाओ अब। ओके, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक। देखो भाई, इस चीज को मैं कम से कम एडवांस के, ठीक है ना, एडवांस की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनमें 50 बार यूज होगा ये फॉर्मूला, कम से कम 50 बार। जो ये बता रहा हूं मैं, जितनी भी आपको एडवांस की प्रॉब्लम की जाएंगी, चाहे गिन लेना, कम से कम 50 बार यूज होगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा ढंग से समझाऊंगा क्या है, फिर इसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी लेंगे एक, ठीक है बेटा, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी लेंगे एक। क्लियर? देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर कोई भी फंक्शन है, कैसा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये यानी कि अगर इस फंक्शन को हम देखें तो ये y जो है x के साथ साथ बदल रहा है। x को बदलोगे तो y बदलेगा, यानी कि डिफरेंट x पे अगर x अलग अलग है तो y की वैल्यू हो सकता है अलग अलग हो, कैसा भी कर्व हो सकता है। तो ये x पे x बदलेंगे तो y की वैल्यूज बदलेंगी, ये बताता है। तो वो कहता है कि जहां पे y बार बार बदल रहा है, यहां पे y इतना है, यहां पे इतना है, यहां पे इतना है, यहां पे इतना है, यहां पे, तो जो चीज बदलती है उसका एवरेज लिया जा सकता है। अब जो चीज बदलती नहीं है उसका क्या एवरेज, वो भी वही है, एवरेज भी वही है। तो जो चीज बदलती है उसका एवरेज लिया जाता है। एवरेज का क्या मतलब होता है, ठीक है, एवरेज का, एवरेज यहां पे इस तरीके से लिया जाता है कि किसी का भी एवरेज, वो फंक्शन, देखो यहां हम y का एवरेज ले रहे हैं, अब जिसका वो फंक्शन है उसके साथ उसका dx इंटीग्रेशन कर दो, और कहां से कहां तक का एवरेज लेना है वो उसकी लिमिट में डाल दो, डिवाइडेड बाई केवल वो जिसका वो फंक्शन है, केवल वो dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक, वहीं से वहीं तक जहां तक एवरेज लेना है। ये y की एवरेज वैल्यू हो गई, ठीक है ना। इसके साथ में बहुत जरूरी है ऑन x, ये लिखना बहुत जरूरी है, एवरेज वैल्यू ऑफ y ऑन x, क्योंकि एवरेज तो कहीं भी हो सकता है, एवरेज तो टाइम पे भी लिया जा सकता है। भाई अगर कोई चीज चल रही है, मान लो कोई चीज चल रही है तो उसका x बदल रहा है, अब समय के साथ साथ x बदल रहा है, तो हो सकता है y का एवरेज विद टाइम पूछा जाए आपसे, ठीक। तो आपको y को अगर टाइम के साथ पूछा जाए, y को फिर फंक्शन ऑफ टाइम में बदलना पड़ेगा, किसमें, टाइम में, और वो ऑन टाइम एवरेज पूछेगा तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ y dt करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt करना पड़ेगा। और कहां से कहां तक, क्योंकि x में था तो a से b तक बता देते हैं, अगर टाइम में था तो भाई t1 से लेके t2 तक, t1 से लेके t2 तक, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तब एवरेज ऑफ y आएगा, y का एवरेज ऑन t आएगा। तो आपको कोई भी सवाल करने से पहले यह देखना है कि इसका एवरेज किस पैरामीटर पे लिया जा रहा है, टाइम के साथ एवरेज वैल्यू क्या है या फिर x के साथ एवरेज वैल्यू क्या है, वो जरूर देखना है। और आपको बहुत बार ये चीज आपको पूछी जाएगी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कोई ना कोई सवाल जरूर होगा, मैं इसका सवाल लेके आया हूं यहां पे, ये लो, ये बहुत ही बढ़िया तरीके का सवाल है, ठीक। ये कह रहे हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आई की वैल्यू कितनी हो, आई नोट साइन ओमेगा टी इन द टाइम इंटरवल 0 से पाई बाई ओमेगा इज, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये वाला सवाल मुझे करके दिखा दो अभी, ठीक है ना। ये लो, यहां पे मैं आपको समय दे रहा हूं कितने का, 45 सेकंड का, नहीं 60 ले लो, ये लो, क्या आंसर आएगा वो बता दो, ठीक। जो समझाया वही पूरा करके दिखाऊंगा मैं,
चिंता ना करो आप। यहां पे देखो आई किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो आई जो है टी का फंक्शन है, तो आपको आई डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी पड़ेगी। टी ए डब्ल्यू मिसिंग है, अच्छा, ओमेगा। ए आंसर आ रहा है, डाउट है सर, पोल मिस हो गया, हो गया टाइम, अच्छा। इसमें भाई ए ही आंसर है, 57% लोगों ने आंसर दिया है। मैं बताऊं क्या कारण है इसका 57% का, क्योंकि ये इतना पॉपुलर सवाल है, इतना पॉपुलर सवाल है कि इसको सब करवाते हैं। ठीक, तो आपने कहीं भी आई पढ़ा होगा तो वो हुआ ही है। मेरे को पढ़ाते हुए 18-19 साल हो गए। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना कोटा में, तब भी ये सवाल मॉड्यूल में था, बंसल क्लासेस के मॉड्यूल में ये था पहले से ही, और बहुत पुराना था तब भी। ठीक, तो ऐसा नहीं है भाई, कहीं भी सर्च करोगे क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। चलिए मैं इसको अब समझा देता हूं क्या है, क्योंकि इसको समझाना मेरा काम है। जब इसके ऊपर मैं नया सवाल पूछूंगा तो कुछ लोग बिखर जाएंगे, ठीक है ना, फिर मैं उनको समेटूंगा। ठीक, देखो, हमें चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन टाइम इंटरवल, खुद बोल रहा है टाइम के साथ, यानी कि आपको आई का एवरेज चाहिए टाइम के साथ। तो इंटीग्रेशन करिए आई का dt के साथ, फिर उसको डिवाइड करिए इंटीग्रेशन ऑफ dt से। लेकिन ये कह रहा है कहां से कहां तक, तो खुद ही बता रहा है 0 से कितने तक, पाई बाई ओमेगा तक, 0 से पाई बाई ओमेगा तक इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको तो लिख लो आई नॉट और साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, और ये 0 से पाई बाई ओमेगा। तो भाई इसमें नीचे तो पाई बाई ओमेगा -0 हो गया, नीचे वाले को तो मैंने फटाफट निपटा दिया, पाई बाई ओमेगा। अब ऊपर का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, उसमें मुझे पता चला आई नोट को तो मैं ले लेता हूं बाहर कॉमन, और भाई साइन ओमेगा टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन, जो कि माइनस का कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई ओमेगा रहेगा, ठीक है ना। और इसको 0 से लेके पाई बाई ओमेगा तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो एक काम कर लो, जो माइनस का साइन है उसको बाहर ले लो, तो माइनस का आई नोट अपॉन ये वाला पाई बाई ओमेगा नीचे रह जाएगा, तो पाई नीचे ओमेगा ऊपर। अब आप देखो ये वाला ओमेगा जो ब्रैकेट में है ये, ठीक है ना, इसमें से माइनस का कॉस ओमेगा टी तो अंदर ही छोड़ दो, इस वाले ओमेगा को ले लो बाहर, ओमेगा से कट गया ओमेगा, और 0 से पाई बाई ओमेगा। अब माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये प्लस हो गया, अब यहां पे क्या हो गया, ये प्लस हो गया, क्योंकि ये वाला माइनस मैंने यहां बाहर ले लिया। अब ये तो हो गया माइनस का आई नोट बाई पाई, बहुत बढ़िया। और ये क्या हो गया भाई, ये हो गया कॉस ओमेगा टी 0 से पाई बाई ओमेगा।
तो पहले कॉस ओमेगा टी, तो दो ब्रैकेट बना लो ऐसे, माइनस दिस एंड दिस, ये हो गया। अब पहले ब्रैकेट में ऊपर वाली वैल्यू उसकी जगह डाल दो जिसके रेस्पेक्ट में आपने इसको इंटीग्रेट किया। किसके रेस्पेक्ट में किया? टी के रेस्पेक्ट में। तो जहां भी टी दिख रहा है वहां पे ये डालो, तो ये हो गया कॉस ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा, माइनस नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में जो लोअर लिमिट है वो डाल दो उसकी जगह, तो कॉस ओमेगा इंटू 0, तो माइनस का आई नॉट बाई पाई इंटू ओमेगा से कट गया ओमेगा कॉस पाई, तो ये तो हो गया -1। अब ये रहा माइनस, अब कॉस ओमेगा इंटू 0 कॉस 0, ये हो गया 1, तो -1 और -1 माइनस का 2 और एक माइनस ये है, तो प्लस का 2 आई नॉट बाई पाई आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। मैंने बहुत बेसिक काम किया है भाई साहब, बहुत बेसिक काम किया है। ठीक है ना, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो हमने किया हुआ है, अगर इसके डेटा बदल के भी दे दो ना तो फैल जाएंगे अभी यहां पे लोग बाग, समझ रहे हो? किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि वो कितनी भी बुरी तरीके से बुरी फॉर्म में आ सकती है। अब कुछ सवाल है जो आपको करने हैं, देखो अभी फैलाता हूं मैं आप लोगों को, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। नहीं वैसे तो कर ही दोगे। देखो एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, आया? चलो भाई, वाई एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ आपके लिए सवाल लेके आया हूं, ठीक है, ये वाले। तो हम पहले यहां पे सबसे पहला सवाल करते हैं, ये वाला, e की पावर साइन थीटा के साथ कॉस थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन करना है किसका? e की पावर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा का। तो e की पावर साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है बस। ठीक है ना, देखते हैं कितने लोग कितनी जल्दी इसका मुझे आंसर देते हैं। 45 सेकंड का मैंने टाइम ले लिया, और ये लो। हाँ हाँ, ऑप्शन चाहिए ना, बिल्कुल बावले हो रहे हैं ना ऑप्शन की वजह से। जरूरी थोड़े हर एक में ऑप्शन ही दो, तभी तो पता चलेगा गलत सही कर किया कि नहीं किया। हाँ, ऑप्शन दूंगा किसी अच्छे सवाल में। e की पावर साइन थीटा माइनस e की पावर साइन थीटा। ओके गुड, चलो देखो भाई, ठीक है, ये ले लो। इसमें देखना ध्यान से आप, क्या होना है। देखो ये सवाल मैंने क्यों उठाया यहां पे, क्योंकि मुझे एक पॉइंट बताना है। ठीक है, जो फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो बहुत ही सिंपल वाले इंटीग्रेशन आने हैं, एक भी ट्रिक इंटीग्रेशन नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फंक्शन में इस टाइप का आ जाता है। तो आप बात को समझना, अगर आपको कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, वहां पे कोई एक चीज दिख रही है और उसका डिफरेंशियल भी कहीं दिख रहा है, वो फंक्शन दिख रहा है और फंक्शन का डिफरेंशियल भी दिख रहा है। ठीक है ना, मान लो कोई टर्म दिख रही है आपको और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म भी कहीं पे दिख रहा है। अगर कोई टर्म दिख रही है और उसका डिफरेंशियल भी कहीं दिख रहा है, तो भाई साहब खुश हो जाओ, खुश हो जाओ एकदम। ये लो, इंटीग्रेशन पक्का हो जाएगा, अब पक्का हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या?
जो भी टर्म दिख रही है और उसका डिफरेंशियल भी दिख रहा है, उस टर्म को टी मान लो। किसको देख रहा है? साइन थीटा। और भाई साइन थीटा का डिफरेंशियल भी दिख रहा है मुझे, ठीक है ना, तो टी मान लो साइन थीटा को। और जब आप डी टी बाई डी थीटा करोगे तो साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस थीटा। तो आप देखो डी टी इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक, बहुत आसान इंटीग्रेशन बता रहा हूं, बट जरूरी है। तो भाई ये जो e की पावर साइन थीटा है, इसको आप इंटीग्रेशन में e की पावर t मान लो, और ये जो cos थीटा डी थीटा, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब e की पावर t dt का इंटीग्रेशन यही का यही होता है, अभी मैंने फॉर्मूले बताए हैं आपको, तो ये e की पावर t ही होता है। साथ में c और लगा दो, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं लगी हुई, जिसमें लिमिट नहीं लगती उसमें c लगाते हैं। तो e की पावर क्या हो गया? साइन थीटा प्लस सी। तो भाई यही आंसर है, यही आंसर है। खुश? बहुत आसान सवाल से मैंने आपको एक ये बता दिया, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये वाला सवाल तो डन हो गया, ठीक, आप मुझे अब ये वाले सवाल का आंसर निकाल के दिखाएं। ये वाले का इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 3 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन अंडर रूट में e की पावर सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। मैं लिख देता हूं सेक थीटा टेन थीटा अपॉन e की पावर, और किस में था ये? e की पावर सेक थीटा, वो भी किस में? पूरा का पूरा अंडर रूट में, और साथ में डी थीटा। और कहां से कहां तक है भाई? ये 0 से लेके पाई बाई 3 तक है, ये 0 से लेके पाई बाई 3 तक है ये इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू निकाल के दिखा दो बस। टाइम चालू कर रहा हूं, ठीक है। और अगर किसी ने चीटिंग की तो ऑल इंडिया रैंक की कसम है आपको। इसके लिए कितना दूं मैं आपको? 60 सेकंड। 60 में तो नहीं होगा, ईमानदारी से करोगे तो। ये लो, ईमानदारी से करोगे तो 60 सेकंड में होएगा नहीं। ये रे ऑप्शन। सर नहीं हो रहा। अच्छा, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सी। माइनस का 2e²। अच्छा, आप भाई इसमें अगर माइनस आ रहा है ना, तो अब भी यही लगाओ, वैल्यू बताओ बस। डी। ओके, हो गया ना? चलो, हो गया, हो गया।
इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन जो मैं आंसर निकालूंगा अगर वो आपका मैच करता है तो खुश होना, नहीं तो नहीं, ठीक है। डी आंसर सही है और ये 54.92% लोगों ने सही किया है। कितने लोगों ने? 54.92% लोगों ने ये सही किया। इसका मतलब भाई आधे से ज्यादा लोगों को आता है। तो जिनको नहीं आता या जिनका डी ऑप्शन गलत आया है उनके लिए, ठीक है। चलिए, मुझे यहां पे इस जगह पे क्या बताया था अभी कि कहीं किसी इंटीग्रेशन में आपको कोई फंक्शन, कोई टर्म दिख रही है, कोई टर्म दिख रही है और उसका डिफरेंशियल भी यहीं दिख रहा है, ठीक है, तो समझ लो सवाल हो जाएगा, समझ लो सवाल हो जाएगा। तो मुझे यहां पे दिख रहा है ये सेक थीटा, ये जो सेक थीटा है ना, ये एक ऐसी टर्म है जिसका डिफरेंशियल करूंगा तो क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, इसका डिफरेंशियल होता है ना। अगर मैं इसको टी मान लूंगा, टी को सेक थीटा मान लूंगा, तो अगर मैं डी टी बाई डी थीटा करूंगा तो क्या आएगा, सेक थीटा टेन थीटा, यही तो आएगा भाई। बताओ मुझे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो अगर मैं यहां पे इसमें इसका इंटीग्रेशन कर दूं 0 से लेके π/3 तक, समझना, तो मुझे e की पावर t रखना पड़ेगा, यहां पे e की पावर t रखना पड़ेगा, फिर इसका अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो यार मैं ये सोचता हूं कि यार मैं इस अंडर रूट को लास्ट तक लेके रखूंगा क्या, इससे अच्छा मुझे पता है ना t की वैल्यू सेक थीटा है, ठीक है ना, तो क्यों ना मैं 2t सेक थीटा को 2t मान लूं, तो 2 टाइम्स ऑफ भाई t का डिफरेंस dt बाई डी थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये आ गया कि भाई dt इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा ये। तो इसको तो मैं संभाल लूंगा इंटू डी थीटा, ये वाला डी थीटा आ जाएगा, नीचे वाला डी थीटा इधर ले जाओ ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने सेक थीटा को 2t मान लिया यहां पे, तो मेरा ना ये अंडर रूट निपट जाएगा, तो यहीं पे इसको 2t मान लो, ठीक, और सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा को आप, ठीक है ना, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा को आप 2dt मान लो, ठीक है ना। एक तो आपने क्या किया, सेक थीटा को 2t माना, 2 इसलिए माना क्योंकि ये वाला अंडर रूट और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे केवल e की पावर t बचेगा। तो यहां पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में 2dt, ठीक है ना, 2dt अपॉन e की पावर 2t का अंडर रूट, e की पावर 2t इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये e की पावर t बच रहा है बस, ठीक। अब भी सुनते जाना, अभी बात खत्म नहीं हुई है। तो इसको हम 2 को तो बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस टी dt, ये बचा अभी इसको भी सॉल्व करेंगे। हां, लिमिट भी चेंज होगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक, लिमिट चेंज करना चाहते हो कर लो, लेकिन बाद में फिर ये t को लिखना पड़ेगा ना, क्यों लिमिट चेंज करनी, ठीक। तो 2 इंटू ई की पावर माइनस टी, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस बाहर आएगा 2 टाइम्स और ये e की पावर माइनस टी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब कुछ लोग कह रहे सर लिमिट भी चेंज कर दो, मैं कहता हूं लिमिट चेंज मत करो, t की वैल्यू डाल दो यहां पे, और t की वैल्यू डाली है आपने कितनी, यहां पे t की वैल्यू आएगी सेक थीटा बाई 2, तो e की पावर कितना हुआ, सेक थीटा बाई 2, ये डाल दो, ठीक है। अब बड़े आराम से इसमें इज्जत के साथ 0 से π/3 लिमिट पुट करनी है, ठीक है ना। तो -2 को तो बाहर रख दो, ये बड़ा ब्रैकेट बना लो, और दो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रैकेट बना लो यूं, ताकि आपसे गलती ना हो, आराम आराम से सॉल्व करना है, बड़े बड़े ब्रैकेट बना लो, ठीक। अब e की पावर सेक थीटा बाई 2 में π/3 डालो, ठीक है ना, ये पूरा सेक थीटा बाई 2 है, ठीक है ना, थीटा बाई 2 मत कर देना इसको, पूरे सेक थीटा का बाई 2 है, तो e की पावर माइनस का सेक π/3 और डिवाइडेड बाई 2 है ये, ठीक है, यहां पे ये डालना है, माइनस e की पावर माइनस सेक 0 बाई 2 है ये, राइट। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे
तो आपका आंसर आएगा 0.477। इस टाइप का आपका आंसर आएगा। ई की वैल्यू को कितना डालना है? ई की वैल्यू को डालना है 2.7 और ये कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा, कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। और जो ये वाले हैं इनमें से ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा। जो भी आंसर आएगा इससे डिफरेंट आएगा। कल मुझे ये आंसर बता देना आप, ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में? मैच हो गया ना? जिसका यहां तक मैच हो गया उसका तो आंसर आना ही है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप sec π/3 की वैल्यू डाल के इसको लिख दो बस। ठीक, जिसका यहां तक मैच हो गया समझ लो मैच हो गया, वो खुश हो जाओ। राइट, चलिए अब एक सवाल और देखेंगे हम ऐसा ही। ठीक है, ये रहा, ये वाला सवाल करिए। 1/x² sin π/x dx कितना है? sin π/x dx और 1/x²। sin π/x dx और 1/x², इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये लिमिट नहीं डालनी, बस इंटीग्रेशन करके बता दो मुझे क्या हो गया। आप करो, जैसे ही ऑप्शन लिखूं मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा, बस कर लो। ये लो 45 सेकंड का टाइम ले लो तुम इसमें। हो गया? डी ऑप्शन है ये भी भाई 54% लोगों ने सही कर दिया। मतलब तुम लोग इंटीग्रेशन के मास्टर हो, आप लोग इंटीग्रेशन में अच्छे हो, बस खुश हो जाओ अब। ठीक है, भाई पढ़ाई कर रखी है 2 साल, ऐसे थोड़ी है। और भी कुछ नहीं, इंटीग्रेशन तो आता ही है। मैंने क्या कहा है आपको, अगर आपको यहां पे कोई टर्म ऐसी दिख रही है, कोई टर्म ऐसी दिख रही है, ठीक है, हाँ, कोई टर्म ऐसी दिख रही है कि उसका डिफरेंशियल भी यही है, तो समझ लो खुश हो जाओ। और मुझे दिख रही है π/x, t = π/x। सर इसका डिफरेंशियल तो नहीं है यहां पे, है, देखना अभी। इसको आप π×x⁻⁻1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। अब अगर dt/dx करोगे, dt/dx करोगे तो पाई तो यहां पे, ठीक, तो -1 x⁻⁻1 तो दिस इज -π इंटू x⁻⁻2, तो दिस इज -π/x²। ये आपका
डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, तो डी टी इज इक्वल टू दिस इंटू डी एक्स। तो आप ये देखो, अगर इस जगह हम देखेंगे तो ये जो डी टी है, ये जो माइनस पाई है, ठीक है ना, माइनस पाई, इसको तो ले लो साइड में, और ये देखो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है यहां पे। तो ये जो माइनस है इसको इधर लगा लो, पाई को इधर लगा लो, और उधर से इसको मिटा दो, ठीक है ना, इस पाई को और इसको यहां से हटा दो। ये तो आप देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर यहां दिख रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो साइन पाई बाई एक्स भी दिख रहा है आपको। तो आप चाहो तो इस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले आओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई बाई एक्स को आपने t मान लिया, ठीक है, लेकिन dx अपॉन एक्स स्क्वायर को पुट कर सकते हो माइनस का dt अपॉन पाई, तो माइनस का 1 अपॉन पाई तो यहां ले आए आप, ठीक है ना, माइनस का 1 अपॉन पाई तो यहां ले आए, ठीक है ना, ठीक, माइनस का 1 अपॉन पाई तो यहां ले। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी रह गया बस। अच्छा, तो ये माइनस का 1 अपॉन पाई तो यहां ठीक है, साइन टी डी टी। जरा हम इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, जहां मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए रखे हैं, ठीक है। ये देखो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस एक्स। मैं गारंटी दे रहा हूं आधे जने यहां पे प्लस और माइनस में ही मारे जाएंगे आप लोगों में से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस का कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये यहां पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी टी कितना लिखोगे, माइनस का कॉस टी लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। तो ये तो माइनस का 1 अपॉन पाई आया, और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, कॉस टी, तो साथ में कॉस टी, टी को क्या लिखोगे, पाई बाई एक्स लिखोगे, बहुत अच्छे, और प्लस का सी लगाओगे। तो ये वाली वैल्यू स्ट्रिक्टली प्लस की 1 अपॉन पाई और कॉस पाई बाई एक्स हो गई, और प्लस का सी ये हो गई। इस सी की वजह से तो यहां पे मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन ये जो प्लस है यहां पे ये माइनस दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, ये नहीं मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। भाई ये प्लस का होगा, मेरा मानना, मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि आप यहां पे जो सवाल कर रहे हो उसमें प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, ओके। अब यहां पे कुछ सवाल मैंने ऐसे छोड़े हैं, जैसे ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो, ये वाला, ये ठीक। इसमें क्या करोगे, ये जो नीचे वाला, ये देखने से ही पता चल रहा होगा क्या लगना है। इसमें बस ये बता दो किसको किसको मुझे टी मानना है, इस वाले सवाल में टी किसको मानूं, बताओ भाई। मैच्ड, यस, टी किसको मानूं इसमें, इस वाले सवाल में। भाई मैंने कहा ना, कोई फंक्शन दिख रहा हो और उसका डिफरेंशियल दिख रहा हो तो तुरंत खुश हो जाओ कि भाई ऐसे होगा, ओके। रूट एक्स को, यस, अगर अंडर रूट एक्स को आप टी मान लोगे तो ये वाला सवाल धड़ाम धड़ाम सही हो जाएगा, ओके। इसमें से और एक, भाई मुझे ये वाला सवाल भी करके दिखा दो एक बार, जरा मैं ये देख लूं। ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ई, ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ई, ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ई, ये है, और साथ में dx है, और इसका इंटीग्रेशन है कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। शुरू हो जाओ, ऑप्शन में लिख रहा हूं, ए बी सी और डी, ऑप्शंस में लिख रहा हूं, शुरू हो जाओ।
30 सेकंड का टाइम दूंगा बस। साठ सेकंड ले लो, ये लो, कैलकुलेशन भी कर लें। जो ईमानदारी से करेंगे उनका तो भाई होगा ही होगा। जीरो से 1 इसमें लिमिट भी दे रखी है, तो फाइनल आंसर आना है ई की वैल्यू को 2.7 लो आप। बस 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 होने वाला है, फटाफट फटाफट। सारे गलत हैं, बहुत बढ़िया। हो गया इंटीग्रेशन, बस इतना ही है। मेरे को एक बार को ये एहसास दिलवाना था कि बस हो गया भाई। देखो सी ऑप्शन करेक्ट है, यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और 62.61% लोगों ने ये सही भी दिया, इसका मतलब इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है। हम बस अब बेसिक मैथ से हमारा पेट भर गया है, मन भर गया हमारा बेसिक मैथ से। सर अब तो बस शुरू कर दो, बहुत हो गया ये वो। चलो इसको करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ई, और साथ में डीएक्स और डीएक्स। 0 से 1, 0 से 1, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही है, प्लस एक्स की पावर ई, तो ये क्या होता है, एक्स की पावर एन हो तो एन प्लस 1 तो नीचे आ जाता है, और x की पावर n प्लस 1 ऊपर आ जाता है। तो ये हो गया। इसमें भी लिमिट है, इसमें भी लिमिट है, 0 से 1, 0 से 1। तो ये वाली में तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 ये हो गया, प्लस यहां पे एक बड़ा ब्रैकेट यहां लगाओ, एक बड़ा ब्रैकेट यहां लगाओ, ठीक है ना। तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो दिस इज 2.7 माइनस 1, ये तो यहां आ गया, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है ना। ये क्या है, 1 की पावर कितना, e प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ओके। और ये 0 की पावर e प्लस 1, अब नीचे तो कुछ भी होता रहे 0 ही हो जाएगा, ठीक है भाई। 0 रखना है ना x की जगह, तो x 0 की पावर ये कितना भी 0 ही आ जाएगा। तो e की पावर 1 की पावर e माइनस 1, यानी कि तो 1 ही होगा भाई। 1 की पावर तो आप कितनी भी ले लो 1 ही रहता है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई e प्लस 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई e प्लस 1, तो ये 1 ओवर e प्लस 1 ये हो गया। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.97 समथिंग, और 1.98 भी आ सकती है, ठीक है ना। तो 1.97 के आसपास आएगी, ठीक है ना। तो नीचे आएगा e प्लस 1, ये हो गया आपका, ये आंसर आएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, बस इतना ही करना है भाई। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, ठीक है, ठीक है। ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक भाई। गलतियां तो किसी से भी होती हैं, हालांकि मुझसे नहीं हुई है गलती, कहीं ये सोच रहे हो गलती हो रही है, ठीक है। ये आंसर है, राइट। चलो ओके, अब बहुत सिंपल सा सवाल है एक, ये रहा, ठीक है। करो जरा,
हाँ हाँ करो करो। ठीक, चलो 30 सेकंड का मैं अब बोल दे रहा हूं आपको। कर तो लिया ही होगा आप लोगों ने। ये लो 30 सेकंड का मैं यहां पे आपको पोल दे रहा हूं। जिसको जो आंसर लग रहा हो दे दो, फिर देखेंगे बाद में। The following curve represent rate of change of a variable y with respect to x. The change in the value of y when x changes from 0 to 11. सर नहीं आता, नहीं आ रहा। बेटा करो, कल से काइनामेटिक्स स्टार्ट होने वाली है। कल से काइनामेटिक्स स्टार्ट होने वाली है। बहुत हो गया बेसिक मैथ। हाँ चलो, इसमें आंसर है ये, ठीक है, जो कि 47.2% लोगों ने दे रखा है। ये लीजिए। चलिए भाई देखो, सवाल को मुझे समझाना है। ये क्या कह रहा है कि ये जो ग्राफ है ये x और dy बाई dx में है। ये x और ये y इसमें नहीं है। ये ग्राफ x और y में नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ x और y में नहीं है। ये ग्राफ किसमें? dy बाई dx और x में है। ठीक है, तो मैं तो भाई इसको p मान लेता हूं। मान लो इसको p मान लेता हूं। तो भाई ये वाला ग्राफ किसमें है? p और x में है। अच्छा जी, ये तो p और x में है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर p की वैल्यू क्या है? dy बाई dx है भाई, dy बाई dx ही p है। तो ये क्या चाहता है कि द चेंज इन वैल्यू ऑफ y, तो ये y की वैल्यू में चेंज चाहता है। यानी कि y की वैल्यू में चेंज क्या होगा? डेल्टा y या इंटीग्रेशन ऑफ dy, यही तो है। डेल्टा y ही इंटीग्रेशन ऑफ dy है, तो ये dy का इंटीग्रेशन चाहता है। ठीक, तो हमें यहां पे इस जगह पे अगर मुझे डेल्टा y चाहिए तो भाई एक काम कर लो, dy बाई dx लिख लो और उसको कुछ फिर से dy बाई dx ही लिख लो और dy यहां लगा दो और dy बाई dx इंटू dx ये दे दिया आपको। ठीक है ना, अब dy यहां पे भाई उसको तो y का चेंज चाहिए ना। ये जो dy बाई dx है इसको यहां पे p ले लो, ये dx ले लो। भाई p की वैल्यू तो dy बाई dx है, मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना था। ठीक है, तो भाई ये p है, आप dy बाई dx को अगर p मान रहे हो तो dx को उधर ले जाओ और इसको ये यहां से क्या आ रहा है? यहां से आपका dy बाई dx इज इक्वल टू p ही तो आ रहा है, तो इसको इधर ले जाओ dy। अब अगर ये कहता है कि बताओ 0 से लेके 11 तक y में कितना चेंज आया, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 11 तक। यानी कि मुझे ये इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 11 तक। और इसका मतलब तो एरिया हो गया ना। इसका मतलब क्या हो गया? एरिया हो गया। किसका एरिया? वो एरिया जो P और X कर्व के नीचे नीचे आएगा, ये वाला P और X के कर्व के नीचे नीचे आएगा। मैंने इसको P मान लिया, तो PX कर्व ये है आपका, PX कर्व ये है।
पी एक्स कर्व के नीचे नीचे का एरिया चाहिए इसको, तो भाई एक तो ये वाला एरिया चाहिए होगा हमें, ठीक है ना, और एक ये पूरा एरिया चाहिए होगा। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो लाइन के ऊपर का एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है, और लाइन के नीचे का एरिया जो होता है लाइन के नीचे का वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ये नेगेटिव होता है। तो यहां पे जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा आपको। तो पॉजिटिव का एरिया कितना आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव का एरिया कितना आएगा, 0 से 6। ये वाला ही ले लो, 2 मिनट में खत्म ही हो रही है। हाँ चलो कोई नहीं। अब आई आवाज भाई, अब आ गई, आ गई आवाज अब। आई नो, इसलिए मैंने कुछ ऐसा स्पेशल बोला ही नहीं। क्लियर, ओके, आ गई आ गई, इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं, तब तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बोला इतनी देर में, आवाज नहीं आई। ठीक, तो भाई ये था एरिया, ठीक है। तो एरिया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर मैं इस पॉजिटिव एरिया की बात करूं तो 20 इंटू 6, तो पॉजिटिव एरिया आपका कितना आया, 20 इंटू 6/2, ओके। और नेगेटिव एरिया कितना आया, नेगेटिव एरिया आया, ये देखो सिमिलर ट्राइंगल वाली एक तो प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है ना। ये कितना है 6, अगर 6 है और ये कितना है 3, तो अगर ये 6 है और ये 20 है तो ये 3 होगा तो ये 10 होगा, तो यहां पे अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये 10 होगा यहां पे, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, ठीक है। ये वाला तो 10 होगा ना, तो 6 to 11, 9 से 6 to 11, ठीक है। हाँ, ये वाला एरिया भी निकालना पड़ेगा भाई। ये कितना है, ये 9 है ना, 9 के नीचे है तो 6, ये 3 है, तो ये कितना हो गया, ये वाला एरिया, ये हो गया 3 इंटू 10, 30/2, तो माइनस का 30/2 ये हो गया, प्लस ये वाला एरिया कितना 2 इंटू 10/2, तो ये हो गया आपका 10, तो आपका हो गया प्लस का 60 और माइनस का 25, तो आंसर हो गया आपका 35 विद प्लस साइन। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 35 वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो 2 मिनट हो, एक सेकंड बेटा, क्या बोल रहे हो? ओके, तो क्या ये बात समझ में आ रही है, ये ठीक है। चलो तो भाई आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त भी करते हैं, काम भी हो गया, टाइम भी हो गया हमारा, और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी ये बेसिक मैथ भी खत्म हो गई, बेसिक मैथ भी हमारी बढ़िया तरीके से खत्म हो गई। ठीक, तो यहीं पे एंड ऑफ बेसिक मैथ हो जाता है, ठीक है। अब कल से यानी कि ट्यूसडे से काइनेमेटिक्स चालू हो जाएगी आपकी। बस मैं ये कह रहा हूं, कल से बिल्कुल रेगुलर अच्छे दिमाग के साथ, अच्छे मन के साथ आके बैठना है। ठीक, पहले से वैसे कुछ पढ़ के आना नहीं है, ठीक है, पहले से कुछ पढ़ के नहीं आना,
ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आना चाहते हो आ जाओ, पर बिल्कुल मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस तक ही जाऊंगा। और ये नहीं है कि एडवांस लास्ट में पढ़ाया जा रहा है, नहीं, मैं साथ साथ में ये एडवांस का कराऊंगा आपको। पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मीडियोकर सवाल, उसका बेटर सवाल, फिर एडवांस वाला। तो यहां एडवांस बिल्कुल साथ साथ में पैरेलल चलेगा, ठीक है, पैरेलल चलेगा। तो भाई कोई भी क्लास छोड़ना मतलब एडवांस मिस करना हो गया आपका। एडवांस का एटीट्यूड क्लास छोड़ने से आएगा ही नहीं। फिर अगर आप बाद में करो तो हो सकता है एडवांस के कुछ मिल जाए, बट स्टार्टिंग से ही करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो भाई इसी के साथ कल हम मिलेंगे, ठीक, यहीं पे इसी टाइम काइनेमेटिक्स के साथ, और कल से अपना नया सवेरा चालू, न्यू लाइफ स्टार्ट कल से, ठीक है। तो चलिए बच्चों, थोड़ा अच्छे मन से कल पढ़ना है बहुत, आज पूरा माइंड मेकअप कर लीजिए कि कल से फिजिक्स स्टार्ट हो रही है और इस बार मैं फोड़ के रहूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं। चलिए बाय।